हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन बीएससी केमिस्ट्री एंड एमएससी केमिस्ट्री। कई सारे सब्सक्राइबर के कमेंट आ रहे थे इस टॉपिक को लेकर। तो बीएससी केमिस्ट्री और एमएससी केमिस्ट्री, इसमें कैसे अच्छे परसेंटेज स्कोर करें, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप बीएससी या एमएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं। क्योंकि बीएससी और एमएससी केमिस्ट्री में अगर आप अच्छे परसेंटेज स्कोर करते हैं तो आगे चलकर अगर आप जॉब करेंगे या किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, उन सभी में आपके लिए अच्छे परसेंटेज अगर आप स्कोर करते हैं तो कई मायनों में वो चीजें काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगी। सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो अच्छे परसेंटेज से मेरा मतलब है अगर आप 70% से ज्यादा स्कोर करना चाहते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, अच्छे परसेंटेज की डेफिनेशन जब मैं बीएससी में था उस समय अगर आपने 60% स्कोर कर लिए तो काफी अच्छे परसेंटेज माने जाते थे। बट आज के समय में एटलीस्ट अगर आप 70+ % स्कोर करते हैं तो काफी ज्यादा अच्छा है। अगर आप प्राइवेट जॉब में भी कहीं इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो उसका एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है इंटरव्यूअर पर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब कि अगर नोटिफिकेशन आती है तो वहां पर भी एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो जैसे कई सारी जॉब्स होती है जिसमें 55% ऊपर चाहिए होते हैं, कई सारी जॉब होती है जिसमें 60% से ऊपर चाहिए होते हैं। तो वहां पर भी आपके लिए जो है वो अच्छे परसेंटेज स्कोर करना जरूरी होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें सीएसआईआर नेट की, तो सीएसआईआर नेट के लिए अगर आप एलिजिबल होना चाहते हैं इस एग्जाम को देने के लिए तो वहां पर भी आपको 55% या उससे ऊपर चाहिए होते हैं। तो इसलिए बीएससी केमिस्ट्री और एमएससी केमिस्ट्री में अच्छे परसेंटेज स्कोर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जो मैंने आपको अभी परसेंटेज बताया कि सीएसआईआर नेट के लिए 55% है या किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए 55% है, तो वो तो एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है। लेकिन आपको हमेशा ये कोशिश करनी है कि आप अच्छे से अच्छे परसेंटेज स्कोर करें। उसका एक बेनिफिट जो होता है वो प्राइवेट जॉब में भी होता है। कई बार क्या होता है कि अगर आपको कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली और आप प्राइवेट जॉब में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहां पर अगर आपके परसेंटेज अच्छे हैं तो उसका एक इंपैक्ट आता है। और अगर मान लीजिए कि 2 या 3 कैंडिडेट के बीच में टाई हो रहा है तो वहां पर जो एचआर है या इंटरव्यूअर है वो ऐसे कैंडिडेट को जनरली प्रीफर करते हैं जिनके परसेंटेज अच्छे होते हैं। इसके अलावा भी आपने देखा होगा कि जब भी आप अपना सीवी लेकर कहीं जाएंगे तो वहां पर अगर आपके सीवी में आपके परसेंटेज अच्छे हैं तो डेफिनेटली इंटरव्यूअर जो है उस पर एक फर्स्ट इंप्रेशन जाता है कि यस इसने अच्छे परसेंटेज स्कोर किए हैं, दैट मींस इनकी जो केमिस्ट्री है वो अच्छी है। ये तो अब बात करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स की जिनको अगर आप अपनी स्टडी में इंप्लीमेंट करते हैं तो आप भी काफी अच्छे परसेंटेज स्कोर कर सकते हैं। सबसे जो पहला पॉइंट है वो ये है कि जब भी आप कोई डिफिकल्ट टॉपिक पढ़ते हैं या आपको ऐसा लगता है कि ये टॉपिक मेरे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट है तो हमेशा ये कोशिश कीजिए कि आप उसके नोट्स जो है वो बना लीजिए। ये नोट्स जब आप बनाते जाएंगे और उसके बाद जब आप अपने एग्जाम के टाइम में उन नोट्स से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको जो है वो ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड होगा और ज्यादा अच्छे से आप एग्जाम में लिख पाएंगे। तो इसीलिए हमेशा कोशिश करिएगा अगर आप बीएससी केमिस्ट्री या एमएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं और कोई भी टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगता है तो उस टॉपिक का आप नोट्स बनाइए, खुद नोट्स बनाइए और लगातार उन नोट्स को रिवाइज करते रहिए, जिससे वो डिफिकल्ट टॉपिक भी एग्जाम के समय में आपके लिए बहुत ही इजी टॉपिक हो जाएगा। ये स्ट्रेटेजी मैं खुद भी फॉलो करता था। जो टॉपिक मुझे डिफिकल्ट लगता था कि यार ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उसका खुद ही नोट्स बनाता था। अगर आप हर टॉपिक के नोट्स बनाते हैं जो भी आपका सिलेबस है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इतना नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट जो टॉपिक आपको डिफिकल्ट लग रहा है उस टॉपिक के नोट्स आप जरूर बनाइए। क्योंकि क्या होता है, हम किसी और के नोट्स से पढ़ते हैं वो बात कुछ अलग होती है। आप खुद अपने हैंड रिटन नोट्स से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली वो डिफिकल्ट टॉपिक आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगा। तो ये पहला पॉइंट है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड जो पॉइंट है बीएससी और एमएससी केमिस्ट्री में अच्छे परसेंटेज स्कोर करने के लिए वो ये है कि हमेशा आप जब भी पढ़ते हैं, जब भी केमिस्ट्री की बुक आप अपने हाथ में लेते हैं तो उस समय आप जो है वो एक रजिस्टर हमेशा अपने पास रखिए और रजिस्टर पर लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। जनरली मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, नेम रिएक्शन पढ़ रहे हैं और नेम रिएक्शन सिर्फ बुक हाथ में ले ली है और नेम रिएक्शन पढ़ना स्टार्ट किया। तो जब आप ऐसा पढ़ेंगे कि आपके हाथ में बुक है और आप सिर्फ रीडिंग कर रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ आ गया, मुझे सब कुछ समझ में आ गया है,
लेकिन बीएससी और एमएससी केमिस्ट्री में जो पेपर होते हैं वो कैसे होते हैं, डिस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं। वहां पर जो पेपर होते हैं वहां पर आपको कितना समझ में आया, उससे ज्यादा जरूरी क्या है, आपने कितना लिखा, आपकी राइटिंग, आप पेपर में क्या लिखकर आ रहे हैं, आप अपनी कॉपी में क्या लिखकर आ रहे हैं, वो ज्यादा जरूरी है। और ये हैबिट कब डेवलप होगी, जब आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करेंगे। ये बहुत सारे स्टूडेंट जो वो यहाँ पर लैग करते हैं, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर आप कोई भी डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर आंसर करने वाले हैं तो वहां पर आपको रजिस्टर में आप लिख लिख कर याद करने की कोशिश कीजिए। जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसे लिखिए। इससे क्या होगा, जब आप लगातार लिख लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में भी वो चीज क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। क्योंकि जब आप एग्जाम में भी जब उस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आपका हाथ आप देखेंगे कि अपने आप चलने लगा है। ये खुद मैंने मेरे ऊपर भी ये इंप्लीमेंट किया था और मुझे इसका काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ, क्योंकि मेरी हमेशा से आदत रही है कि मैं भी लिख लिख कर ही याद किया करता था। तो कोई भी टॉपिक है उसको लिख लिख कर याद करने से मुझे बेनिफिट ये होता था कि जब एग्जाम में उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता था तो कलम अपने आप चलने लगती थी, क्योंकि मैंने उससे रिलेटेड जो टॉपिक है उस पर काफी प्रैक्टिस किया है ऑलरेडी। तो अगर आप ऐसे पढ़ाई नहीं करते हैं अब तक तो डेफिनेटली आपको पेन और पेपर पर लिख लिख कर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना है। केमिस्ट्री को आप केवल ऐसे अगर पढ़ते रह जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, इवोपरेट हो जाएगी। केमिस्ट्री वैसे भी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल सब्जेक्ट होती है, उसके लिए आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है और लगातार जो इंटरवल्स हैं उन पर रिवाइज भी करते रहना है। तो ये जो है वो सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो थर्ड पॉइंट है, जनरली बीएससी और एमएससी केमिस्ट्री के दौरान क्या होता है, आपकी जो है वो कुछ यूनिट्स होती है। जैसे मैंने एमएलएसयू उदयपुर से बीएससी और एमएससी केमिस्ट्री किया है, तो वहां पर क्या होता था, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो उसमें 5 यूनिट है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5 यूनिट है। तो हर यूनिट में एक पर्टिकुलर पोर्शन होता था सिलेबस का, और वहां से आपको जो है वो क्या करना है, जितनी भी आपकी यूनिट्स हैं उसमें जितना टॉपिक दिए हुए हैं, अगर आप सब टॉपिक नहीं कर पाते हैं, सब करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सब नहीं कर पाते हैं, सारे टॉपिक अगर आपको लग रहा है कि मैं कवर नहीं कर पाऊंगा अपनी प्रिपरेशन में, तो आपको उस यूनिट में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपको लगता है कि इनमें से क्वेश्चन जरूर बनेंगे, अब आपको ये कैसे पता चलेगा, तो आपको ये पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखोगे, प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखोगे। तो थर्ड और फोर्थ पॉइंट जो है वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। आपको क्या करना है, पिछले 5 सालों के जो यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम में जो पेपर आए हैं, अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो बीएससी के पेपर देखिए, एमएससी कर रहे हैं तो अपनी यूनिवर्सिटी के एमएससी के पिछले 4-5 सालों के पेपर देखिए। और इसके अलावा भी जो कुछ टॉपिक होते हैं उस सिलेबस में वो हमको अपने आप ही पता लग जाता है। जब टीचर हमको पढ़ाता है तो वो बोल देता है कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपकी यूनिट में जो सिलेबस दिया हुआ है उसको आप जरूर कवर कीजिए। ये जो होता है वो क्या कहलाती है, स्मार्ट स्टडी। क्योंकि जनरली आप देखेंगे कि सिलेबस में तो काफी सारी चीजें दी हुई होती है, और जब हम अपनी बीएससी और एमएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं तब कई सारे बच्चे क्या होते हैं, बीएससी के फाइनल ईयर के दौरान हो सकता है कि वो एमबीए की प्रिपरेशन कर रहे हो सकता है कि वो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो सकता है कि वो और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो इससे क्या होता है कि आपका जो है वो काफी सारा समय तो इसकी प्रिपरेशन में चला जाता है, लेकिन साथ ही साथ आप ये भी चाहते हैं कि बीएससी या एमएससी उसमें मेरे परसेंटेज जो है उस पर इस स्टडी का कोई इंपैक्ट आना नहीं चाहिए और मेरे बीएससी और एमएससी केमिस्ट्री में परसेंटेज अच्छे बनने चाहिए। तो उसके लिए आपको जो है वो क्या करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है। ऐसे जो टॉपिक हैं उस यूनिट में जो भी दिए हुए हैं उनको आपको अच्छे से बिल्कुल थरली उनकी स्टडी करनी है। और प्रीवियस ईयर्स में जो भी पिछले 4-5 साल के जो पेपर्स हैं उनको आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो लगातार आ रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिनसे उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उस पर क्वेश्चन हमेशा बन रहे हैं। तो आपको जो है वो पिछले 4 या 5 इयर्स के जो पेपर हैं उसमें जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको अच्छे से आपको पढ़ना है। साथ ही साथ हर यूनिट में आपको, ऐसा नहीं है कि मैं यहां पर कह रहा हूं कि यूनिट वाइज आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप यूनिट में से केवल 1 या 2 टॉपिक को पढ़ ले और बाकी सब कुछ छोड़ दें, ऐसा नहीं करना है, बल्कि इसका रिवर्स आपको करना है। जो आपको कुछ 2-3 टॉपिक ऐसे लगते हैं कि जो मैं नहीं कर पाऊंगा कवर,
उनको आप छोड़ सकते हैं। बाकी आप उस यूनिट में से मोस्टली 70 to 80% कोशिश कीजिए कि हर यूनिट में से आप कवर कर लें, तभी आप अच्छा परसेंटेज स्कोर कर पाएंगे। अब इसके बाद अगर हम बात करें फिफ्थ पॉइंट की, तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये तो आप जब अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं उस दौरान के पॉइंट है। फिफ्थ जो मेरा पॉइंट है वो है प्रैक्टिकल से रिलेटेड। अब प्रैक्टिकल से रिलेटेड मेरा पॉइंट इसलिए है, आप जानते हैं बीएससी और एमएससी केमिस्ट्री के दौरान क्या होता है, प्रैक्टिकल्स होते हैं, और प्रैक्टिकल में आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं अगर आपका प्रैक्टिकल हैंड अच्छा है, अगर आपने प्रैक्टिकल क्लासेस अटेंड की है तो आप प्रैक्टिकल में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और ये जो स्कोर होता है, आप प्रैक्टिकल में जो स्कोर करोगे वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके परसेंटेज को इंक्रीज करने में, और हो सकता है कि आप प्रैक्टिकल में अच्छा स्कोर करो तो आप क्लास में भी रैंक ला सकते हो, आप यूनिवर्सिटी में भी रैंक ला सकते हो। क्योंकि प्रैक्टिकल में जनरली देखा है अगर आप अच्छा करेंगे, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो एमएससी फाइनल के परसेंटेज में मुझे याद है कि 200 मार्क्स का था पेपर, और 200 में से मुझे लगभग 170, करेक्ट स्टिल मुझे याद नहीं है, लेकिन लगभग मुझे पता है कि इसी रेंज में मुझे नंबर मिले थे, क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल बहुत ही अच्छा हुआ था। और प्रैक्टिकल कब अच्छा होता है, जब जनरली आप वाइवा में अच्छे से आंसर करते हैं। और वाइवा में आप कब आंसर करेंगे, जब आपने कुछ पढ़ रखा है। कई सारे बच्चे आते हैं कि उन्हें यही नहीं पता कि हमारे सिलेबस में क्या है। ऐसा अगर आप करेंगे तो कभी भी आप प्रैक्टिकल में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिकल में अच्छा स्कोर करने के लिए जो प्रैक्टिकल आपको उस पेपर में आया है, वो प्रैक्टिकल के बारे में आपको पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कैसे आप उसको परफॉर्म कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ हो सकता है कि एग्जामिनर आपसे आपके सिलेबस के बारे में कुछ पूछ ले, उस सिलेबस से जुड़े हुए टॉपिक से बारे में कुछ पूछ ले, तो भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जनरली जब भी आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे उसके 1 महीने बाद या 15 या 20 दिन बाद ही आपके थ्योरी एग्जाम भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको उस समय तक एग्जामिनर जो वाइवा लेने के लिए आया है वो ऐसा मान के चलता है कि आपने अच्छी खासी प्रिपरेशन करके रखी है। तो ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। प्रैक्टिकल आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स दिला सकता है अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। अब जो 6th पॉइंट है वो ये है कि आपकी राइटिंग स्किल। जब भी आप कोई ऐसा एग्जाम देते हैं जहां पर डिस्क्रिप्टिव टाइप आंसर आपको लिखना है, तो वहां पर राइटिंग स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। राइटिंग स्किल से मेरा मतलब यह है कि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत कुछ आता है लेकिन वो अच्छे से लिख नहीं पाते और इसी वजह से उनके मार्क्स कम आते हैं। और बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें लिमिटेड आता है लेकिन वो अपनी चीजों को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं और इस वजह से एग्जामिनर उन्हें अच्छे मार्क्स देते हैं। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप हमेशा जब भी आप आंसर करते हैं तो उसको आप कोशिश कीजिए कि जहां पर आपको लग रहा है कि बहुत सारी चीजें मैसअप हो रही है तो वहां पर आप कोशिश कीजिए बुलेट्स की फॉर्म में इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिखिए। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को क्लियरली वहां पर दिख जाएगा कि आपने इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको क्या लिखा है और क्या वो सही है या नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम सब कुछ एक साथ लिख देते हैं और उससे क्या होता है एग्जामिनर के पास देखिए इतना समय नहीं होता है। जब वो आपकी कॉपी चेक करते हैं तो आप देखिए कि आपके जैसे हजारों और बच्चों की भी वहां पर कॉपी उनके पास आती है चेक होने के लिए, तो उनके पास इतना समय नहीं होता है। उनको एट ए फर्स्ट ग्लेंस जिसे हम कहते हैं उनको दिख जाना चाहिए कि यस इसको आता है, इसने सही से आंसर किया है। तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि बुलेट्स की फॉर्म में आप लिखें। इसके अलावा एक और स्ट्रेटेजी जो मैं काफी यूज करता था कि जब आपके पास पेपर आ जाता है और आप देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो मैं बहुत अच्छे से आंसर कर सकता हूं या बहुत अच्छे से आंसर कर सकती हूं, तो उनको आप हमेशा कोशिश कीजिए कि पहले कीजिए। कई बच्चे क्या होते हैं कि नहीं, जो एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 है उसको पहले करूंगा, क्वेश्चन नंबर 2 को करूंगा, फिर 3 को करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जो क्वेश्चन सबसे अच्छा आ रहा है, सपोज कि आपको जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बहुत ही अच्छे से पता है, तो आप सबसे पहले कोशिश कीजिए कि उस क्वेश्चन नंबर 4 को करिए बहुत ही अच्छे से। उसके बाद जो आपको सेकंड नंबर पर अच्छा आ रहा है उसे कीजिए, उसके बाद जो अच्छा आ रहा है। ऐसा करने से क्या होगा, क्योंकि देखिए जो हमारी कॉपी चेक करते हैं एग्जामिनर वो भी हमारी ही तरह इंसान है और कई सारी कॉपीज वो लगातार चेक करते हैं। तो ऐसे में जब आपकी कॉपी उनके पास गई चेक करने के लिए तो वो देखेंगे पहला ही अगर क्वेश्चन में आपने बहुत सारी मिस्टेक्स कर रखी है या आंसर बहुत ही उटपटांग तरीके से अगर आपने लिख रखे हैं तो उसका ये एक इंप्रेशन बन जाएगा कि यस इसको कोई इतनी नॉलेज नहीं है, इसने सब जगह कुछ ऐसा ही लिखा होगा। तो हमेशा आप जो है वो क्या कीजिए, जैसे कि क्रिकेट में अगर हम बात करें तो क्रिकेट में क्या होता है, आप ओपनिंग बैट्समैन किसे भेजते हैं? ओपनिंग बैट्समैन हमेशा वो होता है जो कि न्यू बॉल को अच्छे से फेस करता है
जिसकी टेक्निक अच्छी होती है। तो वैसे ही यहाँ पर भी आप जो पहले आंसर करते हैं क्वेश्चन वो हमेशा वैसा होना चाहिए, जो आपको सबसे अच्छा जिसका आंसर आता है वो कीजिए और इसी ऑर्डर में आप आगे चलते जाइए। और एक चीज जो कि इस टाइप के एग्जाम में जहां पर डिस्क्रिप्टिव टाइप आपको लिखना है वहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको कोशिश कीजिए कि आप अटेम्प्ट करें। सपोज कीजिए कि आपको जो है वो 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे गए हैं, आपको जो है वो 4 का आंसर आता है, तो उस 5वें को बिल्कुल छोड़ के मत आइए। एटलीस्ट अगर आपने हर यूनिट में से कुछ कुछ पढ़ा है और आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन है तो कुछ तो वहां पर लिखकर आइए। अगर आपने कुछ लिखा होगा तो डेफिनेटली वहां पर अगर आपने उससे रिलेवेंट कुछ लिखा है तो आपको नंबर जरूर मिलेंगे, चाहे वो 1 हो, 1.5 हो, 2 हो, कुछ तो आपको वहां पर मिलेगा अगर आपने उससे रिलेवेंट कुछ भी लिखा है। तो कोशिश करिएगा जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको पूरे आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखिएगा पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जिसका आंसर आपको सबसे अच्छे से आता है। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप आंसर जहां पर भी हमें लिखने होते हैं वहां पर बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। साथ ही साथ एक और पॉइंट, वो तो आप आई थिंक खुद ही जानते होंगे कि आपकी जो राइटिंग है वो ऐसी होनी चाहिए जिसे एग्जामिनर अच्छे से समझ सके। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे डॉक्टर लिखते हैं, अगर आपने कुछ ऐसे 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 लिख दिया जिसे एग्जामिनर समझ ही नहीं पा रहा है तो उसके पास इतना समय नहीं है कि वो आपके इन सबको पढ़े और समझे कि आपने क्या लिखा है। आपकी राइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि देखते ही जो एग्जामिनर है, जो कॉपी चेक कर रहा है, उसे समझ में आ जाना चाहिए कि यस इसने क्या लिखा है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप आंसर्स में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। और देखिए, मैंने जब अपनी एमएससी कंप्लीट की, पीएचडी कंप्लीट की, उसके बाद भी नालसार से पीजी डिप्लोमा किया था। वो ऑलमोस्ट उसके बीच में और पीएचडी के बीच में भी लगभग 4 से 5 साल का गैप था। और नालसार के पीजी डिप्लोमा में डिस्क्रिप्टिव टाइप आंसर्स ही लिखने होते हैं, तो वहां पर भी यही जो टिप्स थे जो मैं खुद बीएससी और एमएससी के समय से फॉलो कर रहा हूं, उनको यूज करके नालसार के पीजी डिप्लोमा में मैंने 2nd रैंक हासिल की थी। उसके बाद मैंने इंडियन पेटेंट एजेंट का एग्जाम दिया, उसमें भी मैंने इन्हीं टिप्स को यूज करके वहां पर भी काफी अच्छे मार्क्स स्कोर किए और पहले ही अटेम्प्ट में इंडियन पेटेंट एजेंट का एग्जाम भी क्लियर किया। तो ये सारे जो टिप्स है वो बहुत ज्यादा यूजफुल है। मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा हेल्प आपको मिलेगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि इस वीडियो से मुझे कुछ इंफॉर्मेशन मिली है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने तमाम बीएससी और एमएससी केमिस्ट्री फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।